हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल के 25 मार्क्स के जो है वो मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार तो इनका जो वेटेज है वो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से भी ज़्यादा होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो हमने इसको जो ज्योग्राफी है उसको दो भागों में बांटा है। आज जो हमने जो मॉक टेस्ट लेकर आए हैं वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से है, विश्व भूगोल से है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य केंद्रित यानी हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत देने वाले कोपरनिकस किस देश के थे? सूर्य केंद्रित हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत देने वाले कोपरनिकस किस देश के थे? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी पोलैंड, डी जर्मनी। ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी पोलैंड, डी जर्मनी। आंसर देखते हैं। जो सूर्य केंद्रित सिद्धांत है, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो कोपरनिकस ने दी थी और वो जो थे वो पोलैंड के थे। ठीक है, एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे, सूर्य केंद्रित सिद्धांत का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, इस थ्योरी के आने से पहले पृथ्वी को सभी उसका केंद्र माना जाता था कि जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और पृथ्वी सबका केंद्र बिंदु है। लेकिन सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया कोपरनिकस ने। उसने ये कहा कि पृथ्वी केंद्र बिंदु नहीं है, सूर्य केंद्र बिंदु है और सभी तारे, सितारे, जो भी ग्रह हैं वो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, बाद में इसको भी चेंज किया गया, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को भी चेंज किया गया। लेकिन इस थ्योरी का ये मतलब है कि जो सूर्य है वो केंद्र में है और सभी ग्रह जो हैं या उपग्रह या बाकी चीजें जो हैं वो सब जो है वो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। तो ये कोपरनिकस ने दिया था और वो पोलैंड के निवासी थे। लगभग 16वीं शताब्दी में ये दिया गया था। 1520, 30, 40 के आसपास की बात है ये। ठीक है, लगभग आज से 500 वर्ष पहले की बात है। अगला प्रश्न है, समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? समान वर्षा का मतलब है, मान लीजिए अगर एक जगह पे 900 मिलीमीटर वर्षा होती है, दूसरी जगह 800, तीसरी जगह फिर 900, चौथी जगह 1000, पांचवी जगह 700, तो फिर वो 900 900 900 जहां पे बारिश होती है उन स्थानों को जोड़ता है। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? आइसोबार, बी ऑप्शन आइसोहाइट, सी ऑप्शन आइसोबात, डी ऑप्शन आइसोहलाइन। ठीक है, ए आइसोबार, बी आइसोहाइट, सी आइसोबात, डी आइसोहलाइन। आंसर देखते हैं। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं जो हैं वो आइसोहाइट कहलाती हैं। ऊंचाई नहीं, हाइट का मतलब ऊंचाई नहीं। आइसोहाइट जो है वो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ती है, यानी कि जहां पे एक जैसी बारिश होती है। ठीक है, समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं वो आइसोबार कहलाती हैं। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया है, आइसोबार वाला। समान वायुदाब, जहां पे समान वायुमंडलीय दाब होता है, उन स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं जो हैं वो आइसोबार कहलाती हैं। इसके अलावा समान समुद्री गहराई, ठीक है, वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको हम आइसोबात कहते हैं। ठीक है, तो आइसोबात क्या है? समान समुद्री गहराई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं। और आइसोहलाइन है समान लवणता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं, आइसोहलाइन। ठीक है, तो आइसोबार समान वायुदाब हो गया, आइसोहाइट समान वर्षा हो गई, आइसोबात समान समुद्री गहराई हो गई और आइसोहलाइन समान लवणता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो यहाँ पे क्वेश्चन आइसोहाइट का लेके आया हूं, लेकिन आइसोबार के क्वेश्चन, आइसोबात के, आइसोहलाइन के बहुत बार जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, आइसोथर्म भी होता है, समान जो गर्मी वाले स्थान है उसको आइसोथर्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसको हिंदी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कहा जाता है, वो किसने दिया था? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, किसने दिया था? ए एफ बी टेलर, बी जे एस स्टीयर्स, सी एल्फ्रेड वैगनर, डी चार्ल्स डार्विन। ए एफ बी टेलर, बी जे एस स्टीयर्स, सी एल्फ्रेड वैगनर, डी चार्ल्स डार्विन। आंसर देखते हैं।
तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, वो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 1912 में। जर्मनी के थे वो, अल्फ्रेड वेगनर। 1912 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब है महाद्वीप जो है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, और हर साल 2 सेंटीमीटर जो है वो दूर जा रहे हैं। पहले एक ही महाद्वीप होता था, पेंजिया, बाद में वो टूट टूट के अलग हो गया। अगर आप बड़े ध्यान से कभी नक्शा देखें तो जो अफ्रीका का पश्चिमी तट है वो दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के साथ जुड़ा हुआ है। जो उत्तर अमेरिका का जो पश्चिमी तट है, ठीक है, जो कनाडा वाला जो, और जो यूएसए का जो पश्चिमी तट है, वो यूरोप का जो जो पूर्वी तट की बात कर रहा हूं मैं, जो दक्षिण उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है वो यूरोप के साथ जो है वो टच होगा। तो आप बड़े ध्यान से देखिए, जैसे भारत का जो हिस्सा है वो ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था, तो ये पहले सारा जुड़ा हुआ था, धीरे 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 ये अलग टूट के अलग होने लगा और अभी भी दूर जा रहे हैं। तो इसी की वजह से भारत, आप देखते हैं ना, जो प्लेट है वो जाके पूरा का पूरा जो है पेंजिया जो तो उसकी वजह से जो है हिमालय पर्वत का निर्माण भी हुआ है। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी, 1912 में दी थी, और जर्मनी के थे ये। फिर आता है हैली धूमकेतु। धूमकेतु कॉमेट को कहा जाता है। धूमकेतु एक तरह से ये सूरज का या किसी भी गर्म तारे का जो है वो चक्कर लगाते हैं और इनकी पूंछ बन जाती है, ठीक है, चमकदार होती है, इसमें गैस वगैरह जो है, तो उनकी रोशनी की वजह से ये पूंछ जैसी बन जाती है इसमें, और ये चमकदार होते हैं। तो हैली धूमकेतु जो है वो कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? ए 50 वर्ष बाद, बी 72 वर्ष बाद, सी 76 वर्ष बाद, या डी 86 वर्ष बाद? हैली धूमकेतु, हैली कॉमेट जो है वो कितने साल बाद दिखाई देता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, आंसर देखते हैं। तो जो हैली धूमकेतु है वो हर 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। तो आखिरी बार जो है वो 1986 में देखा गया था, ठीक है। तो अब हम इसमें जो है वो 76 साल, 1986 में 76 साल जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये 62 में, 2062 में ये दोबारा से दिखाई देगा हैली कॉमेट, ठीक है। अगला प्रश्न है खगोलीय दूरी, यानी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो है उसको मापने की इकाई क्या है? किलोमीटर, नॉटिकल माइल, प्रकाश वर्ष, या क्वासर? ए किलोमीटर, बी नॉटिकल माइल, सी प्रकाश वर्ष, डी क्वासर। आंसर देखते हैं। तो जो भी खगोलीय दूरी होती है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होता है, उसको मापा जाता है प्रकाश वर्ष में, लाइट ईयर में, ठीक है। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो वहां पे आता है डिस्टेंस, यानी दूरी की इकाई है, ठीक है। कौन सी दूरी नापने के लिए? खगोलीय दूरी, जो बहुत दूर दूर चीजें हैं। प्रकाश वर्ष का मतलब है कि हम प्रकाश वर्ष में निकालते हैं, जैसे हम सबसे दूर का तारा कितनी दूर है, तो जी 4.3 प्रकाश वर्ष। कहने का मतलब है लाइट जो है वो एक साल में कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करती है। अब आप जानते हैं लाइट की स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो चांद की रोशनी हम तक आने में सिर्फ 1.25 सेकंड लगता है, क्योंकि वो 3,84,000 किलोमीटर दूर है हमसे। 15 करोड़ किलोमीटर दूर हमारे से सूरज है, तो उसकी रोशनी हम तक 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। तो ऐसे ही हमारे तक जो रोशनी एक साल में पहुंचती है वो 1 प्रकाश वर्ष दूर है। यानी आप सोच सकते हैं कि जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, 1 सेकंड में हम चांद तक पहुंच जाते हैं, 15 मिनट तक हम रोशनी जो है वो सूरज तक पहुंच जाती है, तो 1 साल में वो रोशनी कहां तक जाएगी? उतनी दूरी जो है वो 1 प्रकाश वर्ष है। तो कई तो ऐसे भी हैं जो 400 हजार प्रकाश वर्ष, लाख प्रकाश वर्ष दूर है। तो इतनी ज्यादा डिस्टेंसेस जो है वो नापी जाती है खगोलीय दूरियां। एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट्स हैं उसको नापने की इकाई है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जिसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? ए बुध यानी मरकरी, बी शुक्र यानी वीनस, सी मंगल यानी मार्स, डी जुपिटर यानी बृहस्पति। ठीक है, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। सूरज के सबसे पास कौन सा ग्रह है? मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर। आंसर देखते हैं। आप जानते हैं पहले 9 ग्रह होते थे, वर्तमान में सिर्फ 8 ही ग्रह रह गए हैं। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो सूरज के सबसे पास का जो ग्रह है वो है मरकरी यानी बुध। ठीक है, और ये 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह भी है। पहले प्लूटो होता था, लेकिन अब जो है वो प्लूटो को बाहर जाने के बाद सूरज के सबसे पास वाला ग्रह भी बुध है और सबसे
जो छोटा ग्रह है वो भी बुध ही है, मरकरी है। इसके अलावा सबसे दूर वाला ग्रह पूछ लेते हैं तो वो नेपच्यून है। पहले प्लूटो होता था लेकिन अब नेपच्यून है। नेपच्यून को हिंदी में वरुण कहा जाता है और यूरेनस को अरुण कहा जाता है। ये ध्यान ध्यान रखना आपने, ठीक है, क्योंकि आपको जो है वो दोनों ही मैं कई बार बोलता हूं कि हिंदी और इंग्लिश में आपको दोनों भी, कभी भी कोई एग्जाम दें तो आपको दोनों में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया कि सूरज के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है, ठीक है, वो इंग्लिश में नेपच्यून लिख देंगे और हिंदी में भी नेपच्यून ही लिख देंगे, न आधा प करके। तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने तो वरुण पढ़ा था। अब यहाँ नेपच्यून क्या चीज है, अरुण है या वरुण है? भैया मैं नेपच्यून पे लगाऊं कि मैं यूरेनस पे लगाऊं? तो आपको हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर बाइलिंगुअल पेपर आता है तो आपको दोनों लैंग्वेज में, कई बार बोलते हैं कि इंग्लिश वाला वर्जन जो है वो मान्य होता है। सिंगल पेपर आता है तो कई बार वो क्या करते हैं, गूगल ट्रांसलेशन से पेपर बना देते हैं, तो नेपच्यून की हिंदी जो है वो नेपच्यून ही लिख देता है, कई बार वरुण नहीं लिखेगा, ठीक है। तो हमेशा दोनों ही देखना है। तो सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून यानी वरुण, और सबसे पास का ग्रह बुध यानी मरकरी, और सबसे छोटा ग्रह भी बुध यानी मरकरी। अगला प्रश्न, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का, यानी सौर मंडल का? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। शनि को सैटर्न कहा जाता है, मंगल को मार्स, शुक्र को वीनस, बुध को मरकरी। तो सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट यानी गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। आंसर देखते हैं। तो जो सबसे गर्म ग्रह है वो है शुक्र, ठीक है। इसको सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, सबसे चमकीला तारा भी। अगर आप आसमान में कभी शाम के टाइम देखें, ठीक है, अंधेरा होने पे 7 बजे 8 बजे, तो जो भी सबसे चमकदार चीज होगी, खास तौर पे जो है पश्चिम दिशा में, वो शुक्र ग्रह होता है, और सुबह के टाइम ये पूरब दिशा में होता है, ठीक है। और इसको जो है इसको सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है, इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सुबह दिखाई देता है, ठीक है। सुबह ये कहाँ दिखाई देगा? ठीक है, पश्चिम में। इस मतलब जो भी है, जो अभी मैंने आपको जो डायरेक्शंस बताई थी, ठीक है, तो इसलिए इसको जो है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार्स भी कहा जाता है। धरती के सबसे पास का ग्रह भी है शुक्र, वीनस, ठीक है, इसलिए इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि देखने में पृथ्वी जैसा लगता है। पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह भी यही है, सबसे चमकीला ग्रह भी यही है, ठीक है, ब्राइटेस्ट स्टार जिसको हम कहते हैं, और सबसे गर्म ग्रह भी है, सुबह और शाम का तारा भी है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। तो ये सारी चीजें जो है वो शुक्र के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये जो है ये जितने भी मैंने यहाँ पे, कम से कम आपको मैंने एक ही क्वेश्चन में जो है वो 5 या 6 क्वेश्चन डिस्कस किए, और ये सभी क्वेश्चन जो हैं लगभग, अगर हम ऑल इंडिया की बात करें तो पता नहीं लाखों बार आ गए होंगे, और हिमाचल की बात करें तो सैकड़ों बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, एक एक क्वेश्चन जो मैंने 5-6 डिस्कस किए हैं। तो ये आपने जरूर याद रखना है और इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। पृथ्वी की वर्तमान आयु कितनी है? पृथ्वी की एज कितनी है इस समय? जैसे हम सबकी एज होती है वैसे धरती की भी एक एज है, 4.6 अरब वर्ष। अरब जो है वो बिलियन को कहा जाता है, 10 लाख को मिलियन कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपने। अरब, 1 अरब जो होता है वो 100 करोड़ के बराबर होता है, बिलियन, ठीक है। तो पृथ्वी की वर्तमान आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष, 10 अरब वर्ष, 60 करोड़ वर्ष या 20 करोड़ वर्ष? आंसर देखते हैं। पृथ्वी की जो वर्तमान आयु है वो है 4.6 अरब वर्ष, ठीक है। और सूरज की भी आयु लगभग इतनी है। धरती और सूरज जो है सिर्फ थोड़ा सा ही फर्क है, ठीक है, उससे थोड़ा ही बड़ा है। तो पृथ्वी और सूरज की आयु कभी पूछा जाए तो 4.5 या 4.6 या 4.7, ठीक है, 5 अरब से ज्यादा नहीं जाएगा ये, ठीक है। 4.5 से 5 अरब के बीच में ही है दोनों की आयु जो है। सूरज भी उतना ही बड़ा है, उतनी ही उसकी उम्र है जितनी धरती की है, 4.6 अरब वर्ष। और टोटल एज जो सूरज की जो कैलकुलेट की जाती है वो लगभग 10 अरब है, यानी अभी भी 5.5 अरब जो है वो बचा हुआ है, यानी कि जब तक वो एक डाइंग स्टार में कन्वर्ट नहीं हो जाता, क्योंकि सूरज भी जो है वो तारा है, ठीक है। तो जैसे ही उसमें हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो जब गैसें पूरा इस्तेमाल हो जाएगा, कन्वर्जन जब खत्म हो जाएगा तो वो डाइंग स्टार बन जाएगा। ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है? ठीक है, रॉक्स बोलते हैं, पत्थर जो है, रॉक्स, ठीक है, चट्टाने जो है, ग्रेनाइट जो है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई याद आ रहा हो, कोई बांध जो है वो ग्रेनाइट से बनाया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है? आग्नेय यानी इग्निशियस रॉक्स,
बी कायंत्रित यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स, सी अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा बता दूं मैं, इग्निशियस जो चट्टाने हैं वो लावा से बनती हैं। जब ज्वालामुखी से लावा फूटता है तो जैसे हमारा दक्कन का पठार है वो, उसकी ज्यादातर चट्टाने आग्नेय चट्टाने हैं, ठीक है। फिर आता है अवसादी। अवसादी चट्टाने क्या होती हैं, वो ज्यादातर जो है वो दाब और उसके बाद एक के ऊपर परत की परत जम जाती है, तो वो सेडिमेंट्री है। और आपके जितने भी ये पेट्रोलियम पदार्थ हैं और ये जो निकलते हैं, ये सारी सेडिमेंट्रीज रॉक्स में पाए जाते हैं। जितने भी ये पेट्रोलियम है, तेल है, पेट्रोल डीजल, ये सब जो है सेडिमेंट्री रॉक्स अवसादी चट्टानों में मिलता है। और कायंत्रित चट्टाने जो है वो मेटामॉर्फिक जो चट्टाने हैं, वो क्या होता है कि आग्नेय और अवसादी चट्टाने जब बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट होती है, ठीक है, जब बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी होती है तो उसकी वजह से वो अपना रूप बदल देती हैं, ठीक है। तो जैसे कि तो वो फिर कायंत्रित चट्टाने बन जाती हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की चट्टाने होती हैं। और तो ग्रेनाइट कैसी चट्टान है, उपरोक्त में से कोई नहीं, आंसर ऑप्शन है। तो आंसर देखते हैं। तो जो ग्रेनाइट है वो आग्नेय चट्टाने हैं, इग्निशियस रॉक्स हैं। मैंने बताया ना, दक्कन का जो पूरा पठार ही है वो इग्निशियस चट्टानों का बना हुआ है। तो ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टाने हैं। और जो संगमरमर है, कैल्शियम कार्बोनेट था, तो फिर क्या होता है, जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो संगमरमर में बदल जाता है, तो वो फिर कायंत्रित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रेज है। संगमरमर के पत्थर आपने सुना है ना राजस्थान में, ठीक है, तो वो कायंत्रित चट्टाने हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी की जो अर्थ क्रस्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जो बाहरी परत है धरती में, अर्थ एक क्रस्ट है, फिर बाद में मेंटल आता है, लास्ट में कोर है। पृथ्वी के 3 हिस्सों में इसको मेनली ब्रॉडली 3 में, वैसे तो और भी कर देते हैं उसको। तो एक क्रस्ट आता है, फिर बाद में मेंटल आता है, फिर कोर आता है, जैसे आयरन वगैरह मेंटल में मिलता है, ठीक है। उसका पूरा का पूरा जो है वीडियो। तो पृथ्वी की जो अर्थ क्रस्ट है, पृथ्वी की जो पपड़ी जिसको बाहरी क्रस्ट बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तत्व जो है वो एलिमेंट्स को कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सा एलिमेंट जो है वो पाया जाता है? मेटल धातु को कहते हैं और नॉन मेटल अधातु को कहते हैं। यहाँ पे हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तत्व कौन सा पाया जाता है? ए ऑक्सीजन, बी सिलिकॉन, सी एल्युमिनियम, डी आयरन। ए ऑक्सीजन, बी सिलिकॉन, सी एल्युमिनियम, डी आयरन। तो पृथ्वी की जो पपड़ी है, अर्थ क्रस्ट है, उसमें सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। लगभग 46 से 47% जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में जो है ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर सिलिकॉन का आ जाता है। सिलिकॉन आप जानते ही हैं, जितने भी आज जो भी कंप्यूटर या है, जो भी आपके मोबाइल है, सिलिकॉन का बहुत ज्यादा, चिप्स का जो भी है वो सेमीकंडक्टर एक तरह से यूज होता है। और 28% सिलिकॉन पाया जाता है, रेत में पाया जाता है सिलिकॉन, सिलिका में। फिर 8% एल्युमिनियम है और 5% आयरन है हमारी अर्थ क्रस्ट में। 47, 28, 8 और 5, ठीक है। तो 36 और 5 41 और 47, लगभग 98% तो यही जो है, ठीक है, ये बना देते हैं आपके 4 मेटल। फिर अगला प्रश्न, शरद संपात ऑटोमनल इक्विनॉक्स कब होता है? एक चीज मैं बता दूं आपको, पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं डिस्कस करने। 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च और 21 जून, ठीक है। शरद संपात कब होता है? ऑटोमनल इक्विनॉक्स कब होता है? इक्विनॉक्स जो है इसको विषुव भी कहा जाता है, ठीक है। आंसर देखते हैं। जो शरद संपात है वो 23 सितंबर को होता है। और वसंत संपात, ठीक है, जिसको वर्नल इक्विनॉक्स कहा जाता है, वो 21 मार्च को होता है। ये जो 23 सितंबर और 21 मार्च का दिन है ना, शरद संपात तो मैंने बता दिया आपको, ऑटोमनल इक्विनॉक्स 23 सितंबर को होता है, और वर्नल इक्विनॉक्स जो है वो 21 मार्च को होता है। इक्विनॉक्स जिसको विषुव कहा जाता है, जब दिन और रात बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रातें होती हैं। तो कभी भी पूरे धरती पे 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की रात होगी। और यही डेट भी है जब आप जानते हैं ना, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो 23 सितंबर और 21 मार्च वो दिन है जिस दिन ये चेंज होता है। उस दिन 23 सितंबर को जो है वो दिन जो है वो रात में बदलने जाती है 6 महीने के लिए, और 6 महीने के लिए रात जो है वो दिन में बदलने जाती है ध्रुवों पे। यानी कि ध्रुवों पे भी 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात होती है। 6-6 महीने का पूरे साल में दिन और रात होता है, लेकिन उसी दिन क्योंकि चेंज होता है तो ये उस दिन होता है। और पूरे भारत में, पूरी दुनिया भर में जो है 23 सितंबर और 21 मार्च
के दिन 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात है। ठीक है, इसलिए इसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा तो एक ऐसी जगह है जहां पे मतलब हमेशा ही 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 22 दिसंबर जो है वो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उसी तरह से 21 जून में उत्तरी गोलार्ध में जो है वो सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो छोटा दिन होता है। कहने का मतलब है कि 22 दिसंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध जहाँ पे भारत है, तो दिन छोटे का मतलब है वहां सर्दियां पड़ती हैं। उत्तरी गोलार्ध में जैसे जैसे हम जाएंगे सर्दियां जो है वो दिन छोटे होते जाएंगे और ठीक है, सर्दियां पड़ेंगी 22 दिसंबर को। और उसी समय जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां पड़ रही होती हैं, ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना में। यानी भारत में जब गर्मियां होती है तो दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश है वहां गर्मियां होती हैं। और इसका उल्टा होता है, जब 21 जून में भारत या जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं, चाहे अमेरिका है, चाहे जापान है, चीन है, पाकिस्तान है, वहां पे जब गर्मियां पड़ रही होती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध के जो ये देश हैं, अर्जेंटीना है, चिली है, दक्षिण अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, तो वहां पर जो है वो उस समय सर्दियां पड़ रही होती हैं जून के महीने में। तो ये चीजें हैं। ठीक है, ये आप बड़े ध्यान से जब ज्योग्राफी को देखेंगे तो ये है। मैं सिर्फ यहाँ इक्विनॉक्स की बात कर रहा था। 23 सितंबर और 21 मार्च, इक्विनॉक्स मतलब जब दिन और रात बराबर होते हैं। शरद ऋतु में जो पड़ता है उसको हम शरद संपात बोलते हैं, 23 सितंबर को होता है। और जो वसंत ऋतु में पड़ता है वो 21 मार्च को होता है। यानी कि 2 दिन है साल में जब दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, 49th पैरेलल लाइन किन 2 देशों की जो है सीमा रेखा है? मैक्सिको यूएसए, भारत चीन, यूएसए कनाडा, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। 49th पैरेलल किन 2 देशों की सीमा है? तो आंसर देखते हैं। तो 49th पैरेलल लाइन जो है वो अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा है। बिल्कुल सीधी लाइन है। अगर कभी आप देखें अमेरिका और कनाडा का जो बॉर्डर है, उन्होंने सीधी सी बात है कि उन्होंने जो है रेखा बना दी है। 49th पैरेलल डिग्री की लाइन जा रही है, काल्पनिक रेखा है, वही इन दोनों का बॉर्डर जो है वो डिसाइड करती है। बाद में जहां पे वो 5 झीलें आती हैं वहां पे ये कट फट जाती है, लेकिन मेनली यही जो है बॉर्डर बनाती है अमेरिका और कनाडा का बीच। ठीक है, उसी प्रकार से 38th पैरेलल लाइन जो नीचे आप देख रहे हैं वो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, भारत चीन का तो आप जानते हैं मैकमोहन लाइन है और भारत पाकिस्तान का रेड क्लिफ है। ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, जिसको पहले भारत अफगानिस्तान कहते थे, वो डूरंड लाइन है। तो 38th पैरेलल उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया का बॉर्डर बनाती है। यानी कि एक लाइन है, जैसे आप जानते हैं ना धरती को हमने 90 डिग्री में जो कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से लाइनें जो है ये बनाई गई हैं। किस देश में सबसे ज्यादा टाइम जोन है? टोटल पूरे जो दुनिया है उसमें 24 टाइम जोन को में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, 24 टाइम जोन कैसे आए? यानी हर 15 डिग्री पे टोटल 360 डिग्री जो है, क्योंकि धरती गोल है तो वो 360 डिग्री में कन्वर्ट हो जाती है, तो हर 15 डिग्री में जो है एक टाइम जोन बनाया गया। तो टोटल 24 टाइम जोन, यानी हर 15 डिग्री में जो है वो 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है। तो टोटल 24 टाइम जोन्स जो है वो बन जाते हैं। 15 डिग्री में 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है और 1 डिग्री जो है वो 111 किलोमीटर के बराबर है। मेरी बात समझ रहे होंगे कि आप, कहने का मतलब है एक सूरज के उगने में 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है। अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात के बीच में 2 घंटे का फर्क पड़ जाता है, लगभग 30 डिग्री का फर्क पड़ जाता है। यानी कि अरुणाचल में सूरज 2 घंटा पहले उगता है गुजरात के या मुकाबले। ठीक है, तो ये 24 टाइम जोन कैसे आए? 360 डिग्री, क्योंकि धरती गोल है, उसको हमने 15 से डिवाइड कर दिया। 15 डिग्री से 360 डिग्री को 15 डिग्री का मतलब है 15 डिग्री में 1 घंटे का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, और 1 डिग्री 111 किलोमीटर के बराबर है। यानी 111 किलोमीटर को अगर हम 15 से गुना कर देंगे तो 15 डिग्री में इतना फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ टाइम जोन की बात कर रहा था कि सबसे ज्यादा टाइम जोन किस देश में है। बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो क्वेश्चन है ये। ए फ्रांस, बी यूएसए, सी रूस, डी चीन। ए फ्रांस, बी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए की फुल फॉर्म, सी रशिया, डी चाइना। आंसर देखो, आंसर है फ्रांस। अब ये फ्रांस तो बहुत छोटा देश है, लेकिन उसने अपने सबसे ज्यादा टाइम जोन फिक्स कर रखे हैं। 12 टाइम जोन है वहां पर। ठीक है, उसके बाद जबकि सबसे दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है, वहां पर 11 टाइम जोन है। अमेरिका ने भी 11 टाइम जोन जो है वो अपने फिक्स किए हुए हैं।
ठीक है। तो इन्होंने टाइम जोन क्या जबकि आप आंसर देखेंगे जो पहले के क्वेश्चंस आते थे तो सबसे ज्यादा टाइम जोन जो थे वो रूस के होते थे, 11 टाइम जोन। लेकिन अमेरिका ने भी अपने टाइम जोन बढ़ा दिए, 5 से बढ़ा के 11 कर दिए, और फ्रांस ने 12 कर दिए। तो इन्होंने टाइम जोन कैसे बढ़ा दिए, क्योंकि जो फ्रांस है वो खाली वो फ्रांस जो आपको यूरोप में दिखता है वो ही नहीं है, जहां जहां पे भी इनके उपनिवेश है वहां वहां पे इन्होंने अपने टाइम जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिए। इसी प्रकार से अमेरिका ने भी ऐसे किया, तो तब उन्होंने 11 टाइम जोन बना दिए, फ्रांस के 12। तो मैक्सिमम फ्रांस के टाइम जोन है वर्तमान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माउंट एटना जो सिसिली में है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। ज्वालामुखी भी 3 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय जिनसे अभी भी ज्वाला निकल रहा है, एक प्रसुप्त जिनसे पहले ज्वाला जो है वो लावा निकलता था, अब निकल सकता है कभी भी, सुषुप्त अवस्था में है वो प्रसुप्त, और एक शांत जिनसे अब कभी भी कोई संभावना नहीं है जो है वो कि वहां से अब कोई लावा जो है निकलेगा, मतलब वो खत्म हो चुके हैं एक तरह से। तो जो माउंट एटना ज्वालामुखी है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिससे अभी भी जो है वो लावा जो है निकलता रहता है। सिसिली में है ये। तो ये कहाँ पर है, किस देश में है सिसिली, जहां पे ये माउंट एटना जो ज्वालामुखी स्थित है? ए जापान, बी इटली, सी तंजानिया, डी इंडोनेशिया। ए जापान, बी इटली, सी तंजानिया, डी इंडोनेशिया। आंसर देखते हैं। तो जो माउंट एटना ज्वालामुखी है सक्रिय ज्वालामुखी वो इटली में है। इसके अलावा माउंट एटना के अलावा इटली में एक और ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बेली, वो भी सक्रिय ज्वालामुखी है, उससे भी जो है वो लगातार लावा निकलता रहता है। तो 2 ज्वालामुखी माउंट एटना और स्ट्रोम्बेली ये दोनों ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके अलावा एक और ज्वालामुखी है इटली का जिसके बारे में हजारों बार क्वेश्चन आता है, वो है विसुवियस। विसुवियस ज्वालामुखी जो है वो प्रसुप्त है, ठीक है, डोरमेंट है। ठीक है। इसके अलावा जो जापान में जो ज्वालामुखी है वो है फ्यूजियामा, ये भी प्रसुप्त अवस्था में है। और इंडोनेशिया में है क्राकाटाओ, ठीक है, ये भी प्रसुप्त अवस्था में है। और तंजानिया में, जो अफ्रीका का तंजानिया है, वहां पर है किलिमंजारो। ठीक है। आपने बहुत डिस्कवरी चैनल पे या नेशनल ज्योग्राफिक पे आपने किलिमंजारो के बारे में बहुत सुना होगा। ठीक है। ये चोटी भी है पर्वत की, तो ये शांत है। ठीक है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? दुनिया की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, ये किस देश में? ए भारत, बी चीन, सी नेपाल, डी भूटान। ए भारत, बी चीन, सी नेपाल, डी भूटान। आंसर देखते हैं। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। हिमालय पर्वत का हिस्सा है ये। तो हिमालय पर्वत जो है वो भारत में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है। ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है और लगभग 8,848 लिखा था, अब थोड़ी थोड़ी क्योंकि इसकी ऊंचाई बढ़ रही है तो 8,852 मीटर ऊंचा है ये। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को जो है वो सागरमाथा कहा जाता है। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे जो है वो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे जो है वो चढ़े थे, और जिस दिन चढ़े थे उस दिन को हम माउंट एवरेस्ट डे मनाते हैं। ठीक है। हिमालय पर्वत में स्थित है माउंट एवरेस्ट, और बिल्कुल यंग माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन्स भी कहा जाता है। वलित पर्वत है हिमालय, क्योंकि फोल्ड पड़ने से जो है ये बने हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ए रॉकी, बी एंडीज, सी हिमालय, डी एल्प्स। एल्प्स माउंटेन्स जिनको कहा जाता है। ए रॉकी, बी एंडीज, सी हिमालय, डी एल्प्स। आंसर देखते हैं। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है, लगभग 7,000 किलोमीटर, 7,026 ऐसे 7,000 किलोमीटर लंबी है ये। और एंडीज पर्वत जो माला है, श्रृंखला है, वो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। रॉकी आप जानते हैं उत्तर अमेरिका में स्थित है, ये अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक है। और हिमालय एशिया में है, आप जानते हैं भारत और नेपाल और भूटान उस पे। और एल्प्स जो है वो यूरोप में है। किस देश में सर्वाधिक वन है? एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे किस देश में सबसे ज्यादा वन है? ए कनाडा, बी रूस, सी अमेरिका, डी चाइना। ए कनाडा, बी रूस, सी अमेरिका, डी चाइना। तो सबसे ज्यादा जो एरिया है वन है वो है रूस में। ठीक है। लगभग 81,49,000 वर्ग किलोमीटर, 81,49,000 वर्ग किलोमीटर है। आप देख सकते हैं भारत की जो टोटल जो एरिया ही है वो 32,87,000 किलोमीटर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
तो आप देख सकते हैं लगभग भारत से भी 2.5 गुना ज्यादा जंगल जो है वो रूस में है पूरे एरिया के। भारत में तो सिर्फ 8 लाख है, यानी भारत से 10 गुना ज्यादा जंगल है वहां पे रूस में। दूसरे नंबर पे कनाडा है 49 लाख वर्ग किलोमीटर के साथ। ब्राजील में भी लगभग उतने ही है 49 लाख। और तीसरे चौथे नंबर पे जो है वो अमेरिका है 32 लाख, यानी भारत के एरिया के बराबर है वहां पे जंगल। अगला है कालाहारी मरुस्थल किस देश में है? कालाहारी डेजर्ट जो है वो मरुस्थल किस देश में? ए कांगो, बी बोत्सवाना, सी चिली, डी मंगोलिया। ए कांगो, बी बोत्सवाना, सी चिली, डी मंगोलिया। तो कालाहारी जो मरुस्थल है वो बोत्सवाना में है, अफ्रीका में, अफ्रीका का देश है बोत्सवाना। ठीक है। इसके अलावा जो मंगोलिया का बहुत फेमस मरुस्थल है वो है गोबी का मरुस्थल। ठीक है, गोबी मरुस्थल ये मंगोलिया में है। उलान बटोर है मंगोलिया की राजधानी। मंगोलिया एक ऐसा देश है जहां पे सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, 1 है वहां का जनसंख्या घनत्व। ठीक है, बिल्कुल आप ये मान के चलिए जैसे लाहौल स्पीति है ना, बिल्कुल बस वैसे ही है हमारा वो मंगोलिया जो है। और एटाकामा डेजर्ट सबसे जो सूखा मरुस्थल जिसको कहा जाता है एटाकामा डेजर्ट। ठीक है, इसको धरती पे सबसे सर्वाधिक शुष्क स्थान भी कहा जाता है। ये चिली में है, दक्षिण अमेरिका में चिली है, उसकी राजधानी सैंटियागो है। ठीक है, एटाकामा डेजर्ट चिली में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं एक ही क्वेश्चन में 4-4, 5-5 क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन सैकड़ों बार आया हुआ है हिमाचल के एग्जाम में, और हजारों लाखों बार ये इंडिया जीके में आया हुआ है। जो वर्ल्ड में जो और देशों में जो भी स्टेट लेवल के या जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, हिमाचल में ही ये क्वेश्चन सैकड़ों बार आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत जो है वो किस मंडल में है? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर, मध्य मंडल यानी मीजोस्फेयर, आयन मंडल यानी आयनोस्फेयर। टोटल 5 मंडल हैं। ठीक है, तो जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में है, स्ट्रेटोस्फेयर में है। और जो समताप मंडल है ना, यहाँ पे ओजोन परत है, और ये ओजोन परत क्या करती है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, पैराबैगनी किरणें हैं, उनको सोख लेती है, जिससे हमारे शरीर को जो है, अगर ये ओजोन परत ना हो तो जो ये अल्ट्रा वायलेट रेज है ये हमारे को स्किन कैंसर कर देंगी, पैराबैगनी किरणें। तो ये उनको सोख लेती है। और 1980 के आसपास अंटार्कटिका में छेद भी देखा गया था। लेकिन अब ऐसा कहा जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, जो हम फ्रिज में इस्तेमाल करते थे, तो उसकी वजह से इसको बहुत नुकसान हुआ था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो वर्तमान में ऐसा कहा जा रहा है कि जो ओजोन छिद्र था वो भर रहा है। कई बार क्वेश्चन आता है ओजोन छिद्र कहाँ देखा गया था, तो अंटार्कटिका में देखा गया था। और जो हवाई जहाज, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शांत वो रहता है, तो हवाई जहाज के उड़ने का सबसे जो है ये मतलब एक अच्छा वो माना जाता है, मंडल माना जाता है। तो हवाई जहाज जो है वो इसी उसमें उड़ते हैं, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, तो ये दूसरा मंडल है। सबसे पहले जो आता है वो क्षोभ मंडल है। धरती में जो वायुमंडल की, एक्चुअली ये किसकी परतें हैं, ये वायुमंडल की परतें हैं, 5 परतें हैं। तो सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, जहाँ पे बारिश, तूफान, बादल ये सब जो होते हैं, ये सब जो है क्षोभ मंडल में आते हैं। ट्रोपोस्फेयर जहां हम सांस ले रहे हैं, तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। उसके बाद जो सेकंड परत आती है वो है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, जहां पे ओजोन परत है, जहां पे हवाई जहाज उड़ते हैं। स्वेज नहर किन 2 सागर को जोड़ती है? काला सागर, लाल सागर। बी लाल सागर, कैस्पियन सागर। ठीक है, काला सागर ब्लैक सी को कहते हैं, लाल सागर रेड सी को कहते हैं। सी लाल सागर भूमध्य सागर, भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी को कहा जाता है। डी भूमध्य सागर और काला सागर। ठीक है, तो स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? आंसर देखते हैं। स्वेज नहर जो है वो लाल सागर को, रेड सी को जो है वो भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, और स्वेज नहर जो है ये अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से भी अलग करती है। मिस्र में स्थित है, ठीक है, इजिप्ट में। और 1858 में इसका काम जो है वो शुरू हुआ था। फ्रांस के फर्डिनेंड डी लेसेप ने जो है इसको बनाने का काम शुरू किया था। इंजीनियर थे वो फ्रांस के, फर्डिनेंड डी लेसेप। 168 किलोमीटर लंबी नहर है ये। ठीक है, और ये बनकर तैयार 1869 में हुई थी, यानी कि जहाजों के लिए, आवागमन के लिए। कब खोली गई थी? 1869 में स्वेज नहर। तो
स्वेज नहर किन दो सागर को जोड़ती है? मतलब कहने का मतलब आप इसकी इंपॉर्टेंस देखो ना स्वेज नहर की, कि पहले पूरा अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता था, ठीक है, कितना ज्यादा नुकसान होता था। लेकिन स्वेज नहर बनने के बाद अब अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाने के लिए, यानी अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाने में ही जहाजों को 1 महीना लग जाता था, लेकिन वो समय बच गया नहर बनने से। तो ये इंपॉर्टेंट है स्वेज नहर की। और फिर क्या हुआ, जो लाल सागर और भूमध्य सागर है वो भी आपस में जुड़ गए। 168 किलोमीटर लंबी ये नहर है जो बनाई गई, ठीक है, अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। और फर्डिनेंड डी लेसेप फ्रांस के जो इंजीनियर थे उन्होंने बनाई। ग्रेट बैरियर रीफ ये किस देश में स्थित है? ये मूंगे की चट्टानें या पर्वत है, ठीक है, सबसे लंबी जो मूंगों की चट्टानों का एक तरह से वो है, ये जाल है। अमेरिका, यूएसए, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। आंसर देखते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, और उसके पूर्वी तट जो है, उत्तर पूर्वी जो तट है, मेनली तो पूर्वी तट कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है वहां पर ये स्थित है, ठीक है, और उत्तर की साइड ज्यादा है ये, उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ए विक्टोरिया, बी मिशिगन, सी सुपीरियर, डी कैस्पियन। ए विक्टोरिया, बी मिशिगन, सी सुपीरियर, डी कैस्पियन। आंसर देखते हैं। तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर लेक। सुपीरियर और मिशिगन, इसके अलावा 5 झीलों का समूह है ये, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे। तो सुपीरियर लेक भी जो है अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे बड़ी झील जो है दुनिया की वो कैस्पियन सागर है, लेकिन क्योंकि ये खारे पानी की झील है, मीठे पानी की नहीं है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है सुपीरियर है, मिशिगन भी उसके साथ ही है। और विक्टोरिया लेक जो है वो अफ्रीका में, यहाँ से नील नदी जो है वो निकलती है, दुनिया की सबसे लंबी नदी अफ्रीका की, ठीक है। और ये गिरती कहाँ है? भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। आपने देखा ही होगा जो मिस्र की राजधानी है वो भी नील नदी के किनारे स्थित है, काहिरा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूरोप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूरोप। तो आंसर देखते हैं। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा महाद्वीप है एरिया के आधार पे भी और जनसंख्या के आधार पे भी एशिया। एशिया जो है वो जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो जनसंख्या के आधार पे भी और क्षेत्रफल के आधार पे भी सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। सॉरी, जनसंख्या तो सबसे कम है अंटार्कटिका में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से भी कम, वहां तो नील है, व्हाइट कॉन्टिनेंट है वो। तो टोटल 7 महाद्वीप है। जनसंख्या के आधार पे अंटार्कटिका में क्योंकि लोग ही नहीं रहते तो सबसे कम जनसंख्या वाला वही होगा। क्षेत्रफल के आधार पे ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, भारत से 2.5 गुना बड़ा है, लेकिन दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, भारत 7वां है। तुर्की की राजधानी क्या है? टर्की, इसको इंग्लिश में टर्की कहा जाता है, हिंदी में तुर्की कहा जाता है। तुर्की की राजधानी क्या है? ए बेरूत, अभी आपने देखा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वहां पे, मतलब बॉम्ब ब्लास्ट तो नहीं कहेंगे उसको, अमोनियम नाइट्रेट का ब्लास्ट हुआ वहां पे, लगभग आधा शहर खत्म हो गया। बेरूत, बी अंकारा, सी आबू धाबी, डी रियाद। तुर्की की राजधानी क्या है? ए बेरूत, बी अंकारा, सी आबू धाबी, डी रियाद। आंसर देखते हैं। तुर्की की राजधानी जो है वो है अंकारा। आबू धाबी किसकी राजधानी है? वो है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की, जहां पे दुबई और शारजाह है। और रियाद किसकी राजधानी है? सऊदी अरब की, जहां पे मक्का और मदीना है। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद, यूएई की राजधानी आबू धाबी, तुर्की की राजधानी अंकारा, और बैरूत किसकी राजधानी है? कमेंट बॉक्स में लिखें आप, ठीक है। मैं बता सकता था लेकिन आप ढूंढे बैरूत किसकी राजधानी है। सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? जैसे उगते सूरज का देश जापान को कहा जाता है, ठीक है। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भूटान को कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से नाम दिए हुए हैं। तो उसी तरह से सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ए इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा आर्कीपेलागो यानी सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश जो है वो इंडोनेशिया है, ठीक है। तो सफेद हाथियों का देश, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसे कहा जाता है? जहां सफेद हाथी पाए जाते हैं। ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी थाईलैंड, डी वियतनाम। आंसर देखते हैं। इनकी राजधानियां जरूर याद रखो आप। इंडोनेशिया की जकार्ता है, मलेशिया की कुआलालंपुर है, ठीक है। तो सफेद हाथियों का देश जो है वो थाईलैंड है, थाईलैंड की बैंकॉक है,
ठीक है, वियतनाम की हनोई है। चेक कर लेना कहीं मैंने कोई गलत बोली हो। ठीक है, तो धन्यवाद। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, सारे कवर नहीं कर पाएंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर भी हमने जो चुनिंदा क्वेश्चंस हैं उनके साथ साथ भी हमने 4-5 क्वेश्चन और डिस्कस किए, तो लगभग हमने 100 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस कर लिए इन 25 क्वेश्चंस में। ऐसे ही हम इंडियन ज्योग्राफी का वीडियो भी लेकर आएंगे। ठीक है, अब हम इसी तरह के जो है वो वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें हम एक क्वेश्चन के साथ 4-4, 5-5 क्वेश्चन और डिस्कस करें, ताकि जो है आपका ज़्यादा जो है वो आपकी तैयारी हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू।